हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्माइज। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट एम फार्म, दैट इज़ मास्टर्स इन फार्मेसी। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी अबाउट द बेसिक्स, दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीड्यूर, फीस एक्सेट्रा, एंड साथ ही साथ वेरियस स्पेशलाइजेशंस जिस पर आप मास्टर्स इन फार्मेसी कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड यस, और एक चीज़ है, मैं देखती हूँ कि मेरे काफ़ी वीडियोस जो है जिस पर जितने व्यूज़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मेरे वॉच मिनट्स नहीं होते हैं। द रीज़न मे बी कि आप लोग जो है वीडियोस को मे बी डाउनलोड करके देख लेते हो। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप वीडियो को ऑफलाइन यानी डाउनलोड करते हो तो उसका कंट्रीब्यूशन हमें 0 मिनट्स का मिलता है फ्रॉम यूट्यूब, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है यूट्यूबर्स के लिए, उनका वॉच मिनट का इंक्रीमेंट होना। तो आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आप एक बार वीडियो को जो है ऑनलाइन देखिए। अगर आधा देखिए तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट कुछ परसेंट आप उसे ऑनलाइन देखें बिफोर डाउनलोडिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स पर डिस्कस करेंगे। आपके जो एम फार्म के कोर्स होते हैं वो होते हैं 2 इयर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मेसी कोर्स है ये। यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है बी फार्म। मतलब जैसे कि आप बी फार्म में जाने के लिए आफ्टर +2 भी जा सकते हो, आफ्टर डी फार्म भी जा सकते हो, पर यहाँ पे आपका वन एंड ओनली बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्म कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका बी फार्म जो है 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, या फिर CGPA के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो वो सिमिलर टू 50% आपका होना चाहिए। देन आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है आपका जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, जेई जो कि आपका नेशनल लेवल में भी होता है, जहाँ पर आप अगर नेशनल लेवल का जेई एग्जाम दो तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज स्टेट वाइज जो जेईज होते हैं वहाँ अगर आप दोगे तो जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हो उसी स्टेट के ही आप जो है किसी भी फार्मेसी कॉलेज में आप एम फार्म के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आपका यूनिवर्सिटी बेस्ड भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर के ही फार्मेसी कॉलेज में फिर आपको जो है जाने का मिलेगा। मतलब उनका जो फार्मेसी का ब्रांच होगा वहाँ आप जा सकते हो। आपका ये 3 तरीके से आप जो है आफ्टर बी फार्म वाले जेई होते हैं ये, जिसके बाद आप जो है एम फार्म के लिए जा सकते हो। इसके अलावा और भी आपके एग्जाम क्वालिफिकेशंस का वैल्यूज होता है, लाइक GPAT। ठीक है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। नाइपर का अगर मैं बात करूँ आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च। देन आपका APP या आंध्र प्रदेश का पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर फार्मेसी। आपका ये इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी आता है, तो ये फार्मेसी का अलग होता है। देन आपका बीट्स का बहुत ब्रांच है, पिलानी यानी कि आपका राजस्थान में है। देन आपका दुबई में भी इवन है, इंडिया में भी 2-4 जगह में इसके हैं। ठीक है, तो उनका अपना फार्मेसी का बीट्स का अपना जो है फार्मेसी के लिए होता है, जो कि आपका हायर्स के लिए होता है। ठीक है, ये नेशनल लेवल में आता है बीट्स HD का। देन आपका AIPSCT ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका होता है ऑल ओवर इंडिया में। आपका सुपर किसी स्पेशलिटी पर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए ये एग्जाम्स दिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ कि नॉर्मल जो आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का जेई दोगे उसमें और इन एग्जाम्स में क्या फ़र्क है। सिंपल सा ये बात है कि अगर आप सिर्फ जेई देते हो तो आप कितना ही अच्छा रैंक होल्ड क्यों ना करो, अगर अच्छा रैंक होल्ड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ ये बेनिफिट होगा कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है कि एडमिशन मिल जाए। ठीक है, वो भी आपका जो है अगर आपने स्टेट वाला भरा है तो वहाँ मैं बता दूँ एक कमी क्या होता है, अगर आप उस स्टेट के रेसिडेंशियल नहीं हो तो आपको चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं कि आपको मिलेंगे गवर्नमेंट में। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो कॉलेज होता है वहाँ पे पहले अपने स्टेट्स के कुछ परसेंट को लिया जाता है, और बहुत ही कम परसेंटेजेस में, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बिल्कुल भी अदर स्टेट्स को नहीं लिया जाता है। एनीवेज आपका वहाँ पर जो भी आप रैंक होल्ड करोगे जेई एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है, आपके जेई एग्जाम्स में वहाँ पर आपको जस्ट जो है एडमिशन मिलेगा। बट यहाँ पर आपका GPAT नाइपर वगैरह अगर आप देते हो, ठीक है, जिसमें से मैं बता दूं AP जो है आंध्र प्रदेश वाला सिर्फ आपके आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए ही है। उसके अलावा जो भी है आपका GPAT नाइपर बीट्स एंड ऑल दिस रेस्ट जो मैं आपका बात कर रही हूँ,
यहाँ से आपका जो है वो नेशनल लेवल है ये सारा, मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया। और डिफरेंस क्या है अब मैं बताऊँ तो, डिफरेंस ये है कि इन एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई करो तो आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सिंपल रैंक अगर आप होल्ड करो तो वो सिमिलर टू आपका जेई होगा, आपको अलग से जेई देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए किसी भी एम फार्म के लिए किसी भी कॉलेजेस में। बट अगर आपको जो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वहाँ अगर आप जाते हो अकॉर्डिंग टू आपके वेरियस जो एग्ज़ाम्स है उनका अपना अपना जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स है, मतलब आपका मिनिमम इतना मार्क्स आना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है। जिस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करो, जैसे आप जी पैट क्रैक करो या फिर नाइपर क्रैक करो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि पहला बेनिफिट है आपका, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है। आप आगे एम फार्म के लिए जब जाओगे तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। और साथ ही साथ और एक फ़ायदा क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको इजीली एडमिशन्स मिल जाता है। मीन्स आपको जो है वहाँ पीएचडी के लिए अलग से एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन प्रोसीड्यूर के लिए। वहाँ पर आपका जो है, जो आपको पीएचडी के लिए भी एक एंट्रेंस देना पड़ता है, तो आपका ये एग्ज़ाम जो है वो दोनों जगह आपका काम आएगा, आपके एम फार्म में भी काम आएगा और साथ ही साथ आपका इसका वैल्यू जो है सो पीएचडी में भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए हो जाएगा, वंस अगर आप जी पैट या फिर नाइपर या ये जो भी है आप दिए रहो, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप जेई से अच्छा, अगर आप बी फार्म कर लिए हो तो बी फार्म के बाद एम फार्म के लिए जेई से अच्छा है कि आप इन एग्ज़ाम्स को प्रेफर करो, क्योंकि इसका रैंक आपको ऐसे नॉर्मली भी एम फार्म एडमिशन्स के लिए काम आएगा। और साथ ही साथ इसका अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो स्कॉलरशिप प्लस आपका पीएचडी तक के एडमिशन्स के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। सो एनीवेज आपका नेक्स्ट है कोर्स फीस। कोर्स फीस की अगर मैं बात करूं एनुअली यानी ईयरली, आपके 2 साल का है, तो मैं आपको साल का बता रही हूँ। 1 साल का 30,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ मिनिमम खर्च होते हैं वहाँ पर आपका 30,000 तक साल में, यानी कि 2 साल का 60,000 तक आपको लगेगा। उसी के अपोजिट में आपका अगर कोई बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है डीन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर अगर आप जाओ तो वहाँ पर 1 साल का आपको 1 लाख तक पड़ जाता है, यानी कि 2 साल में आपको 2 लाख तक जो है वो देना पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे मैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर पैटर्न है, यानी कि जैसे बी फार्म में है ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है आपके 2 साल का जो पूरा आपका सेशन है वो आपके सेमेस्टर्स में बटे हुए हैं, ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स। यहाँ पर आपके टोटल होते हैं 4 सेमेस्टर्स ड्यूरिंग आपके 2 ईयर्स। देन आपका फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ईयर जहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों आता है। 2 नंबर आपका कॉमन जो है क्राइटेरिया है, दैट इज आपका वहाँ पर होगा क्या, एकेडमिक स्टडीज़। एकेडमिक स्टडीज़ यानी कि आपका जो है यहाँ पर मैं चेंजेस की आप लोगों को जानकारी दूंगी। यहाँ पर क्या चेंजेस हुई हैं, आपका प्रीवियसली जो था, ठीक है, रिसेंट में ये चेंजेस आए हैं पीसीआई की तरफ से। प्रीवियसली जो था आपका फर्स्ट सेमेस्टर, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, सारे स्पेशलाइजेशन, आइदर आप केमिस्ट्री ब्रांच चुनिए या फिर स्यूटिक्स या किसी भी ब्रांच को आप चूज करिए, आपका क्या होता था कि सारे स्पेशलाइजेशन पे आप एम फार्म किसी से भी करिए, सारे स्पेशलाइजेशन का कॉमन सब्जेक्ट्स पर स्टडी होता था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर्स पे। ओके, मतलब जनरली 4 पेपर होते थे जिसमें से कि 3 पेपर आपके कॉमन पेपर्स थे, जो कि हर स्पेशलाइजेशन के काम भी आएगा और हर स्पेशलाइजेशन को पढ़ना होता था। एंड जो चौथा पेपर होता था, फोर्थ पेपर सिर्फ उनके स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है, मतलब कि जो स्यूटिक से कर रहा है उनके 3 पेपर केमिस्ट्री के जैसा ही मैच करेगा, जस्ट उनका जो फोर्थ पेपर होगा वो आपका स्यूटिक्स का अपना स्पेशल बेस्ड होगा, केमिस्ट्री का अपना स्पेशल बेस्ड होगा, एंड रेस्ट ऑल का भी वैसा ही होगा। यहाँ पर आपका क्या हुआ, चेंजेस ये हो गया कि अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर्स में भी आपका स्पेशलाइजेशन बेस्ड ही कुछ चैप्टर्स एंड कुछ सब्जेक्ट्स आपके होंगे। यानी कि पहले था कि फर्स्ट सेमेस्टर्स कॉमन होता था,
और सेकेंड सेमेस्टर से जा करके आप अपने स्पेशलाइजेशन, मतलब स्यूटिक्स है तो स्यूटिक्स का स्पेशल आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये चीज होता था आपका सेकेंड सेमेस्टर में जाने के बाद, बट जो चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों में अब जो है आपका स्पेशलाइजेशन पेपर्स ही रहेंगे, जिसमें से कुछ कुछ पेपर्स किसी किसी स्पेशलाइजेशन से मैच कर सकता है, ठीक है। जहां पर आपका वो सब्जेक्ट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मान लीजिए कि उस पेपर का इम्पोर्टेंस स्यूटिक्स ब्रांच को भी है एंड उसी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपका केमिस्ट्री में भी है, एनालिसिस में भी है, ऐसा अगर है, इन दैट केस हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट आपका मैच कर जाए, बट आपका जो है टोटली सारा सब्जेक्ट्स बिल्कुल मैच नहीं करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो। तो ये चेंजेस हुआ है। सो एकेडमिक स्टडीज के अलावा साइनॉप्सिस एंड वाइवा वॉइस, साइनॉप्सिस आपको जो है दिया जाता है, जो कि आपका जस्ट एक प्रोजेक्ट पेपर की तरह होता है। साइनॉप्सिस में थियोरेटिकली आपको किसी टॉपिक पर जो है अपना, मतलब जो आपका जनरली क्या होता है, ये जो साइनॉप्सिस होता है, आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करते हो इन योर एकेडमिक सेशन, उसी से कोई टॉपिक दिया जाता है जिस टॉपिक को आपको डिटेल्स में जो है एज अ साइनॉप्सिस जमा करना होता है। ओके, आप डिटेल्स में उसके बारे में जो भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो उस पर अपना एक प्रोजेक्ट जमा करते हो, तो ये थियोरेटिकल प्रोजेक्ट आप समझ सकते हो। ओके, एंड बेस्ड इन दैट साइनॉप्सिस या फिर आपका एकेडमिक सेशन आपका जो है एक वाइवा भी होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर्स की बात, फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम। नेक्स्ट आपका सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर्स होता है वहां पर आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी चेंजेस आए क्या मैं वो बताऊंगी। यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क। ओके, मैं बता दूं एम फार्म में जस्ट एक साल आपको स्टडी करना होता है, एकेडमिक सेशन चलता है थियोरेटिकल, एंड सेकेंड जो होता है वो प्रैक्टिकल ईयर होता है, यानी कि जहाँ पर आपको काम करना होता है। आप अगर बी फार्म में हो तो बी फार्म में आपको जस्ट फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में जाकर के जो है आपको प्रोजेक्ट करना होता है। ऑब्वियसली वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, बट आपका जो मतलब फाइनल ईयर होता है बी फार्म का, उसका आपका स्टार्ट होता है फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से ही, जहाँ पर स्टार्टिंग के जो आपका ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर में आप जस्ट उस पर रिसर्च करते हो, क्या क्या पेपर्स है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट वर्क पर आप रिसर्च करते हो पहले थियोरेटिकली, एंड देन आपका जब इवेंट सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना होता है। वो छोटा बेसिस में रहता है, जो कि आप बी फार्म के फाइनल ईयर में करते हो, वो स्मॉल बेसिस में रहता है, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट को करने में 2-3 जन साथ मिलकर करते हैं। बट यही आपका वास्ट वे में होता है एम फार्म में आकर, जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक यूनिक और थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट लेना होता है, और साथ ही साथ सिंगल स्टूडेंट को सिंगल प्रोजेक्ट दिया जाता है। ओके, सो एनीवेज यहाँ पे आपका डिसर्टेशन एंड प्रेजेंटेशन होता है रिसर्च प्रोजेक्ट पर, एंड उस पर डिस्कशन होता है किस चीज़ पर, प्रपोजल प्रेजेंटेशन पर। प्रपोजल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रपोजल प्रेजेंटेशन क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज आप जब तक रिसर्च किए नहीं हो, ठीक है, जैसा कि आपका मैं बताई बी फार्म के आपका ऑड सेमेस्टर यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर, ठीक है, सेवन्थ के बाद आपका एट, सेवन्थ सेमेस्टर में आप जस्ट ढूंढते हो कि किस किस चीज़ पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ पर किसने क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या काम किया है, मैं उसमें क्या चेंजेस ला सकती हूँ या मैं उसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ एटसेट्रा, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर भी रहता है, आप इस पर जो है ढूंढ कर अपना एक डिसाइड करते हो कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, या मैं ये काम करूँगी, तो वो होता है आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन। आप प्रपोजल डालते हो कि मैं ये करना चाहता या चाहती हूँ, देन आपके जो गाइड टीचर्स होते हैं जिनके अंडर आप रहते हो, कोई एक गाइड टीचर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप इस तरह से कर सकते हो, या इसमें ये फॉल्ट आ सकता है, आप इसमें चेंजेस लाओ एटसेट्रा। तो इस पर डिस्कशंस वगैरह होता है आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशंस पर ड्यूरिंग आपका थर्ड सेमेस्टर। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आया है, जहाँ एक तरफ पहले जो था वहाँ आपका थर्ड सेमेस्टर में जस्ट आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशंस पर डिस्कशन चलता है, एंड आपका जो है वहाँ पे आप डिसाइड करते हो वेरियस रिसर्च पेपर्स को आप जो है जस्ट स्टडी करते हो। वहीं आपका यहाँ पर एक और पेपर आपका ऐड हो गया है, मतलब आपको यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम देना है। कौन सा एग्ज़ाम, सो बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ये कॉमन पेपर पहले जो है पैटर्न बदलने से पहले जो है आपका क्या था, सो आपका फर्स्ट ईयर में
ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉमन सब्जेक्ट था सारे स्पेशलाइजेशन का, वहाँ पे ये सब्जेक्ट भी सारे स्पेशलाइजेशन को पढ़ना होता था। बट क्योंकि अब चेंजेस आ गया कि सबका अपना स्पेशलाइजेशन बेस्ड पेपर होगा, तो ये पेपर आपका जो कवर नहीं हो पा रहा था, जो कि काफ़ी नेसेसरी है। इससे तो हर स्पेशलाइजेशन को जानना चाहिए, बिकॉज बायोस्टैटिस्टिक जो पेपर होता है उसमें आप स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड आप स्टडी करते हो। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी आपने स्टडी किया उसी का एडवांस रूप जो कि रिसर्च में काम आता है। ओके, तो आपका रिसर्च लेवल का जो भी स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स है वो इंक्लूडेड रहते हैं इस सब्जेक्ट में। तो ये आपका कॉमन पेपर हो जाता है थर्ड सेमेस्टर में हर स्पेशलाइजेशन के लिए। वो अपना जो भी वर्क रहता है प्रोजेक्ट उस पर तो काम करते हैं, साथ ही साथ इस पे। सो आपका ये एक एग्ज़ाम आपका इंक्लूड हुआ, ये चेंजेस हुआ। देन आपका आपका जो है थर्ड सेमेस्टर के बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर में, जो कि आपका फाइनल है। यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पर भी आपका डिसर्टेशन एंड प्रेजेंटेशन होगा रिसर्च प्रोजेक्ट पर, जहाँ पर आपका फाइनल वाइवा होगा। यानी कि आपका जो है अब आपको जो ऑड सेमेस्टर का टाइम मिला उसमें आप जो है आराम से देख चुके होंगे, आपने क्या प्रपोजल रखा था उस पर आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो आपका काम जो है सो कंप्लीट हो जाता है बाय दी फोर्थ सेमेस्टर्स एंडिंग। एंड वहाँ पे आपको जो है फाइनल आपका डिसर्टेशन सबमिट करना रहता है, प्रेजेंटेशन देना रहता है कि आपने कैसे काम किया, क्या आपका रिजल्ट आया एंड ऑल। देन आपका उस पर बेस्ड जो भी आपके जो है आपके पूछने वाले जो आते हैं बाहर से, ठीक है, गेस्ट टीचर आते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, सो आपका जो है इस पर बेस्ड आपको जो है एक आपको वाइवा लेंगे। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन में भी वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो आपके बाहर से जो आपके यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट के तरफ से भेजा जाता है, एक्सटर्नल जिसे बोला जाता है। ठीक है, गेस्ट या एक्सटर्नल जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, तो उस पर आपका जो है फाइनल वाइवा और इसी पर बेस्ड आपका मार्क्स रहेगा। सो एनीवेज लास्ट में हम बात करेंगे वेरियस स्पेशलाइजेशंस पर। तो किस किस स्पेशलाइजेशंस पे आप एग्जाम आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। तो इसमें आपके 10 स्पेशलाइजेशंस है। पहला आपका आता है फार्मास्यूटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPH। फार्मास्यूटिक्स का आपका बेनिफिट्स क्या है, अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो फॉर्मुलेशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी आप फार्मास्यूटिक्स चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपका फार्मास्यूटिक्स का वैल्यू जो है, अगर आप प्रोफेसरशिप में आना चाहते हो वहाँ के लिए भी है, कोर सब्जेक्ट होता है बिकॉज फार्मास्यूटिक्स, दैट इज वाई आपका फार्मेसी में प्रोफेशन में भी आप जा सकते हो, प्रोफेसरशिप में, लेक्चरशिप में। देन आपका आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है। अभी जो है पहले आपके स्पेशलाइजेशंस उतने नहीं थे, जस्ट कोर सब्जेक्ट पर था। अब इसी का जो है और भी ब्रांचेस निकल गए, जिसकी वजह से आपके 10 स्पेशलाइजेशंस है। तो आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है फार्मास्यूटिक्स की तरह ही सिमिलर होता है। काफ़ी सारा आपका जो पोर्शन होगा सिलेबस का वो भी एक जैसा होगा, प्रोजेक्ट वर्क भी एक जैसा हो सकता है। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसा कि आप नाम सुन रहे हो, इसका जो अगर आप इस पर स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपका जो है अगर एकेडमिक में आना चाहो तो वहाँ पर स्कोप कट हो जाता है। मतलब कि आपका फार्मास्यूटिक्स से यही डिफरेंस है कि फार्मास्यूटिक्स का करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, एकेडमिक्स में भी आ सकते हो। बट आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बाद आपका पूरी तरह से आप फॉर्मुलेशन वगैरह पर जा सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपको जो है स्कोप खुल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वे में खुलता है, फार्मास्यूटिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस है। बट दूसरी तरफ आपका जो है प्रोफेसरशिप में कट हो जाता है आपका स्कोप। देन इसका सब्जेक्ट कोड था MIP। देन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPC। सो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये भी आपका क्योंकि कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी कोर्सेज में, तो यहाँ पर भी आपका जो है दो तरह से खुलता है। एक आपका स्कोप खुलता है प्रोफेसरशिप में भी, साथ ही साथ आप इंडस्ट्री में केमिकल्स का जहाँ पर आपका टेस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है, केमिकल रिलेटेड अगर फॉर्मुलेशंस हो रहा हो तो वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस जो है होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन करने से। उसी के बाद आपका आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये भी केमिस्ट्री के ही तरह सिमिलर काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं। एनालिसिस भी आप कोर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो ये एनालिसिस के बाद भी आपका काफ़ी हद तक आपको प्रोफेसरशिप मिलेगा, बट केमिस्ट्री के जितना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा बिकॉज जो केमिस्ट्री से किए रहते हैं वही आपका एनालिसिस भी जो है पढ़ा सकते हैं। दैट इज़ वाई इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है एज अ प्रोफेसरशिप
बहुत सारे कॉलेजेस में केमिस्ट्री को ही रखा जाता है, एनालिसिस को नहीं, बट फिर भी हाँ एनालिसिस आपका उस तरफ भी जा सकता है प्रोफेसरशिप में भी। और बेसिक अगर मैं इसका फील्ड का अगर बात करूँ तो जहाँ पर आपके एनालिस्ट का ज़रूरत पड़ता है, यानी एनालिसिस का जो वर्क होता है, टेस्टिंग, एनालिसिस मतलब क्या होता है, टेस्टिंग, ठीक है, ड्रग्स का टेस्टिंग करना, उसका प्योरिटी जानना एट्सेट्रा। तो आपका टेस्टिंग वगैरह पर स्पेशली एनालिसिस में अगर आपने किया हुआ है मास्टर्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको जो है सो मिलेगा। ओके, देन आपका है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर बी फार्म में, तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है क्वालिटी को एश्योर होना, मतलब आपको पता होना, कंफर्म होना कि हाँ इसका क्वालिटी अच्छा है। तो क्वालिटी कंट्रोल बेसिस पर आपका यहाँ पर भी आपका प्रोफेसरशिप में कोई रोल नहीं है इसका। ये सब्जेक्ट जो है आपका अगर आप स्टडी करते हो तो आपका फील्ड वर्क में ज़्यादा स्कोप्स है, जहाँ पर आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको जो है सो जॉब्स मिलेगा। देन आपका जो है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स का मैं बात करूँ, आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस स्टडी किया होगा, जहाँ पर आप वेरियस लॉ, ठीक है, आप वेरियस लॉज को स्टडी करते हो, ठीक है, क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या एक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो भी चीज़ें स्टडी करते हो उसी का एडवांस वे में आप यहाँ पर स्टडी करते हो। एम फार्म जो है आपका बी फार्म से ही जो है आपका एडवांस होता है, मतलब कि आप जो चीज़ें बी फार्म में, कोई भी अननोन सब्जेक्ट आपका यहाँ नहीं रहता। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जो भी स्टडी करते हो टिल बी फार्म, उसी को और ज़्यादा एडवांस एंड और ज़्यादा डिटेल्स में आप जो है एम फार्म में स्टडी करते हो। सो एनीवेज आपका जो रेगुलेटरी अफेयर्स है वहाँ पर आपके वेरियस लॉ, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड लॉ हो या फिर इंडस्ट्री या गुड मैन्युफैक्चरिंग का क्या लॉ है, एक्ट है, ये सब पर जो है आपका काम। तो यहाँ पर आपको क्या फील्ड वर्क में आपको जॉब मिल सकता है। सो इसके बाद आपका जो भी वर्क रहेगा, आपका फील्ड ऑफ वर्क जो होगा वो होता है वेरियस कंपनीज जो है, ठीक है, वेरियस आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो, उन्हें चाहिए कि उनका जो है जो ये फैक्टर्स है, मतलब लॉ, रूल, रेगुलेशंस, एक्ट्स वगैरह को देखने के लिए भी उनके पास कुछ टीम मेंबर्स होने चाहिए। उस टीम मेंबर में आपका जो है सो जो है स्कोप खुलता है। साथ ही साथ आपका जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलेटरी बॉडीज होता है, ठीक है, जो आपका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है, तो वहाँ पर भी आपका जो है सो स्कोप खुलता है। देन आपका है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPB। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, आपका बायोमोलिक्यूल्स पर जो वर्क चलता है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पर जो आपका काम चलता है, मतलब कि आपके वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के कैसे ड्रग फॉर्मुलेट किया जा सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह का अगर बात करें या वैक्सीन्स वगैरह का हम बात करें, या तो फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन बॉडीज के साथ आपका जो ह्यूमन का जो सेल्स है उस पर आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स का वर्क वगैरह, जो रिसर्च वगैरह चलते हैं, ये सारे फील्ड्स पर आपका स्कोप खुलता है आफ्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका है फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPP। फार्मेसी प्रैक्टिस जो कि आपका हेल्थ रिलेटेड आपका स्कोप इस पर होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस के बाद आप क्या कर सकते हो, सो वेरियस आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह जो होता है वो सारा चीज़ पर आपका स्टडी होता है, और उसी सब पर आपका जो स्कोप खुलता है। मतलब ये आपका इंडस्ट्री से हटकर हॉस्पिटल की तरफ आपका ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट नहीं, यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा जो है लेवल पर जॉब मिल सकता है। तो ये फ़ायदा होता है आपका फार्मेसी प्रैक्टिस का। लास्ट इज द फार्माकोलॉजी, नहीं फार्माकोलॉजी एंड देन फार्माकोग्नोसी भी है। सो फार्माकोलॉजी का आपका क्या स्कोप है, फार्माकोलॉजी भी आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड है MPL। सो फार्माकोलॉजी के बाद आपका दो तरह का फील्ड खुलता है, आपका प्रोफेसरशिप का भी, और साथ ही साथ जो है आपको वहाँ से जो आपका फार्माको विजिलेंस वगैरह होता है, मतलब आप यहाँ पे फॉर्मुलेशन पर नहीं जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते हो, आप जहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग चलते हैं वेरियस एनिमल या ह्यूमन मॉडल्स पर, ठीक है, या फिर फार्माकोविजिलेंस होता है जहाँ पर कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ड्रग्स काम कर रहा है एट्सेट्रा का जो वर्क होता है, वहाँ पर फार्माकोलॉजी एंड रिसर्च फील्ड में ज़्यादा फार्माकोलॉजी का जो है आपका स्कोप ओपन होता है। एंड दी लास्ट वन फार्माकोग्नोसी, जिसका सब्जेक्ट कोड है MTG। फार्माकोग्नोसी भी आपका कोर सब्जेक्ट है, जिसका आपका इंपॉर्टेंस प्रोफेसरशिप में भी है, बट प्रोफेसरशिप में मैं बता दूँ काफ़ी कम है, बिकॉज फार्माकोग्नोसी बहुत कम जगह जो है आपको
मतलब यहाँ पर पूरे सेमेस्टर्स में अगर आप देख लो तो फार्माकोग्नोसी आपके जो है पूरे सेमेस्टर भर में 1 या 2 बार ही आता है, एंड डिप्लोमा में भी आपका जो है सो 1 बार आता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसका भी स्कोप काफ़ी कम है इन प्रोफेसरशिप। बट एनीवेज आपका जो फार्माकोग्नोसी है इसका अगर मैं फील्ड वाइज आपका स्कोप बताऊँ तो फील्ड वाइज आपका जहाँ पर हर्बल ड्रग्स, यहाँ पर आप फाइटोकेमिस्ट्रीज वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री आपका फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है, जहाँ पर फाइटो यानी कि प्लांट के केमिकल नेचर्स को आप स्टडी करते हो। तो वेरियस हर्बल ड्रग्स या नेचुरल ड्रग्स पर जहाँ काम होता है वहाँ फार्माकोग्नोसी का या फार्माकोग्नोसी से स्पेशलाइजेशन किए वालों का जो है स्कोप्स वहाँ पर खुलता है। तो ये आपके रहे वेरियस स्पेशलाइजेशन जिस पर आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए प्रोफेसरशिप का, जो कि आपका बी फार्म को नहीं मिलता है, एम फार्म को अच्छा खासा प्रोफेसरशिप मिलता है। प्रोफेसरशिप का स्कोप के लिए आप कर सकते हो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को मैं आपका जो है सबसे कम रेटिंग दूंगी, बिकॉज आपका जो है वो केमिस्ट्री ही कवर अप कर लेता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। सो एनीवेज आपका जो है बाकी रेस्ट जो सब्जेक्ट्स है उनका प्रोफेसरशिप ज़्यादा स्कोप्स नहीं है। प्रोफेसरशिप में आपका स्कोप जो है फील्ड वर्क में है। सो एनीवेज इसके साथ आज का वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।